और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पुंछ इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल से घिरे आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि ये दोनों लोग आतंकियों को खाना और सुरक्षा बल से जुड़ी जानकारियां उन तक पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों मददगारों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छिपे हुए आतंकियों के पास कितने हथियार हैं। पुंछ में पिछले 7 दिनों से आतंकियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ जारी है और अब तक इस मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से पुंछ में यह एनकाउंटर लगातार जारी है, लेकिन अब आतंकियों के मददगारों को सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये वो मददगार थे जो आतंकियों तक सेना की जानकारी पहुंचा रहे थे, आतंकियों तक खाना पहुंचा रहे थे। यही वजह है कि पिछले 7 दिनों से आतंकी इन घने जंगलों में सरवाइव कर रहे हैं। देश के नौजवान शहीद हो चुके हैं इस एनकाउंटर में। पिछले 7 दिनों से लगातार आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ वहां पर चल रही है। तो आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से लगातार एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लोग वो थे जो आतंकियों को सेना से जुड़ी लगातार जानकारी वहां पर पहुंचा रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी पवन का जो इस एनकाउंटर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, रिफत भी बने हुए हमारे साथ। लेकिन पवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। 7 दिन हो गए, एनकाउंटर चल रहा है। कल भी मैंने सवाल पूछा था कि आतंकियों के पास कितने हथियार हैं कि 7 दिन तक ये सरवाइव कर रहे हैं, और जिस तरह से हेलीकॉप्टर अब सर्च ऑपरेशन में लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ना आतंकियों की संख्या पता लग पा रही है और इनके पास कितना असला है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? चारों तरफ से घेरा लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां भी बुलाई गई हैं। पूरा एरिया सील कर लिया गया है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का ये पूरा जंगल पड़ता है, जिस इलाकों में 3 जगह बदलकर आतंकियों ने हमला किया था। अब तीनों जगहों के ऊपर घेरा मजबूत किया गया है। 2 लोगों को पकड़ा गया है जो इनको शेल्टर मुहैया करवा रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, जिसमें खाने पीने का सामान था, और कई जानकारियाँ भी उनको पहुँचाई जा रही थी कि आखिर कितनी फ़ौज है, किस इलाके से फ़ौज आ रही है। तो उसकी भी पूछताछ हो रही है। उससे खुलासे हो सकते हैं कि आतंकियों की संख्या कितनी है और उनके पास कितना गोला बारूद है, क्योंकि जो जंगल है उसके भीतर नेचुरल केव्स हैं जिनको हाइड आउट बना लिया गया है, और आतंकियों की संख्या का पूरा पता अभी तक नहीं लग पा रहा है। लेकिन आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। हैवी मशीन गन फायर कर रहे हैं, वो RPG राउंड फायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे वो हमला कर रहे हैं। और सीमा पार से पूरी तैयारी के साथ आतंकी पहुंचे हुए थे और उनको यहाँ पर लोकल जो लोग पकड़े गए हैं वो उनको खाना पहुंचा रहे थे, क्योंकि 7 दिन इसी इलाके में इतने से जंगल के भीतर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकी जब भी मूव करते हैं तो अपने साथ बिस्कुट्स, पानी और ड्राई फ्रूट के अलावा कोई ज़्यादा सामान उनके पास नहीं होता है। वो 7 दिन का सामान लेकर नहीं चलते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही थी और इसी वजह से 7 दिन तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी पूरे इलाके को घेरा गया है, 2 लोगों को पकड़ा गया है और माना जा रहा है कि उससे जो जानकारियां मिलेंगी उससे ऑपरेशन में और ज्यादा सहूलियत हो सकती है सुरक्षा बलों को। ठीक है, तो मुंहतोड़ जवाब जो है सेना की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पुलवामा में भी आतंकियों ने एक आदमी को अपनी गोली का निशाना बनाया। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों की हत्या कर दी है। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार शाह है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई है वो यूपी का रहने वाला था, जिसका नाम सगीर अहमद बताया गया है। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 9 लोग आतंकियों के हाथों मारे जा चुके हैं। बुज़दिली, कायरता आतंकियों की साफ तौर से यहां पर देखी जा रही है। किस तरह से आम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, सेना को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, देश के जवानों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाहट में वो बुज़दिली दिखा रहे हैं और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं रिफत अब्दुल्ला का। रिफत,
आम लोगों को निशाना आतंकियों की तरफ से बनाया जा रहा है। ये कश्मीरियत का कत्ल है। ये कश्मीरियत नहीं कहती है कि जो लोग यहां रोजगार की तलाश में आए हैं, जो लोग श्रीनगर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका कत्ल किया जाए। यह साफ तौर से कश्मीरियत का कत्ल है। आतंकियों की ये हरकत है, ये बुजदिली के अलावा और इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए रवि, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग्स पिछले 3-4 महीने से बढ़ गई हैं, ये ज़रूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चिंता का विषय है। और जो लोग जो हैं हो सकता है कि टारगेट पे हों, जिस तरीके से काफ़ी लोग आज तक टारगेट किलिंग्स के ज़रिए मारे गए, उनके लिए भी काफ़ी खौफ होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक साल में 30 अब हत्याएं की गई हैं, लेकिन पिछले इन दिनों में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर आज तक 9 सिविलियन किलिंग्स की गई हैं, जिसमें ML बिंद्रू भी शामिल हैं, जिसमें सिख प्रिंसिपल भी शामिल हैं और जिसमें पासवान भी शामिल हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, गोलगप्पे बेचता था। और कल एक और शख्स जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पुलवामा में एक मजदूर था, कारपेंटर था, उसका ताल्लुक यूपी से था, उसकी हत्या कर दी गई। तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंसूबा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? हालांकि ये चीज़ अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन कल जो 2 हत्या की गई अलग अलग जगहों पे, उसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने कबूल नहीं की है। जैसा कि आपने कहा कि लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं और जिस तरीके से IGP ने कल कहा कि 9 एनकाउंटर हुए पिछले इतने दिनों में 8 अक्टूबर से लेकर कल तक, तो उसमें 13 मिलिटेंट मारे गए। तो क्या उसका ये रिएक्शन है या कुछ और ऐसा समझा जा रहा है? आपको मालूम है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब 370 और 35 से हटाया गया तो ऐसी बातें लगातार होती रही कि बाहर के लोग आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे। और जिस तरीके से इल्ज़ामात ये भी लगे कि डेमोग्राफी चेंज करने की एक कोशिश है, साजिश है, यही वजह है कि सरकार ने 370 और 35A हटाया। तो क्या उस चीज़ के हवाले से ये कोई अटैक्स हैं ताकि खौफ पैदा हो? ये बुज़दिली है, ये आतंकियों की कायरता है, ये रिएक्शन नहीं है। ये साफ तौर से दिख रहा है कि आप सेना को जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, वो बिहार के बांका का रहने वाला था। अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग परिवार को दिलासा देते हुए नजर आए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से अरविंद के घर वालों को 2 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही इस शख्स के घर पर इस घटना की जानकारी मिली तो वहां पर घर वालों में मातम पसर गया, गमगीन माहौल वहां पे हो गया, क्योंकि इनका बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई श्रीनगर गया था रोजगार की तलाश में ताकि अपने घर की रोजी रोटी को चला सके, गुजारा वहां पर कर सके। लेकिन आतंकियों ने किस तरह से, देखिए, निर्मम तरीके से शख्स की हत्या कर दी। चौथा नंबर के गुलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है हम लोग। अच्छा, और क्या कहेंगे? तो मैंने यहाँ से अरविंद कितने दिनों पहले गए हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे क्या? लॉकडाउन में आया था, 4-5 महीना के भरोसे सब हम सब जीते थे सर, उसी के भरोसे। अच्छा। ये था, वही था, उसके अलावा क्या बचा सर? वही के भरोसे सबने खाते पीते थे, कमाता पैसा था। उसी के बदौलत सारा घर चलता था। हाँ, 5 महीने पहले बड़ा भाई खत्म हो गया, उसी के दौलत पे अब सब कुछ चलता था घर, उसके अलावा कुछ नहीं है बचा। 5 भाई में से 2 भाई की तो लगा के मृत्यु हुई है, 3 भाई हैं। सभी लोग मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार हैं। उनके परिवार का कंप्लीट डिटेल्स लिए अधिकारी को भेजने के लिए, तो सब डिटेल्स ले लिए। अच्छा, कितने भाई थे, बहन, माता पिता के सब विस्तृत जानकारी। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई है वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली तो परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया है। शगीर अहमद की पत्नी का अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनकी 4 बेटियों के साथ एक बेटा है। सगीर अहमद का परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। तो हर तरफ आपको बता दें कि किस तरह से जैसे ये खबर सामने आई है कि श्रीनगर में, पुलवामा में आतंकियों ने आम लोगों की हत्या कर दी और उनके घर वालों तक ये खबर पहुंची तो हर किसी का जाहिर सी बात है रो रो कर बुरा हाल है। मातम वहां पर पसरा हुआ है।
सवाल यही उठ रहे हैं कि इन आतंकियों का इन आम लोगों ने क्या बिगाड़ा था जो रोजी रोटी की तलाश में श्रीनगर पहुंचे हुए थे। सेना को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आम लोगों को ये आतंकी निशाना बना रहे हैं, बुजदिली और कायरता दिखा रहे हैं। गोली लग चुकी है, लेकिन जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियाँ हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोजगार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। वहीं इस घटना पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आतंकवादियों द्वारा अरविंद कुमार और सगीर अहमद की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इस दुख की घड़ी में केंद्र शासित प्रदेश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। दुश्मन की मंशा क्या है वो उसको तो हमने भांपा भी, और हमने ये इस बुज़दिली को टोका भी है, उस पर सवाल भी उठाए हैं। पर क्योंकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का भार आपके कंधों पर है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा आपसे है, उम्मीदें आपसे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अच्छी रणनीति बनाई है और हमारी ओर से पूरी आजादी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जहां जरूरत पड़े जरूर प्रभावी कार्रवाई करिए। कुछ लोगों के ऐसे बयान जो यहां की सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें भी आज सोचने की जरूरत है। और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा जोरदार प्रहार होगा। वहीं आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। एक जो बाहर से जो हमारा जो वेंडर था, एक रेडी वाला था, उसको मार दिया है, दूसरे को जख्मी किया है। और ऐसे ही पहले गोलगप्पे को वाले को मारा, एक सिख प्रिंसिपल को मारा, लेडी को। ये जो है ये कायरता जो पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान को ले डूबेगी, इतना स्पष्ट है। इसी तरह से हमारे जो जवानों के ऊपर जो है, जो चोरी से आके छिपे करके जो वो गश्त कर रहे होते हैं, उन पर जो अटैक करते हैं, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये बड़ी जो है भर्त्सना योग्य घटनाएं हैं। इसका बदला लिया जाएगा, इसमें स्पष्ट है। नॉन लोकल फेरी वाले, रेडी वाले गरीब लोग जो अपना रोजगार पालने के लिए कश्मीर में आए थे, उन्हें जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, यहाँ से पाकिस्तान का एजेंडा तो पता लगता है। पाकिस्तान जैसे देश को हम उड़ी और पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक सिखा चुके हैं, और इस बार जो हम सबक सिखाएंगे वो उनकी आने वाली पुश्तें तक याद रखेंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कश्मीर में आतंकवादियों को वो जान के बाहर, कश्मीर से बाहर के लोगों को और गरीबों के जघन्य अपराध करना, ये भय पैदा करने का ये कोशिश है। और भारत की सरकार निश्चित रूप से पुनः एक बार अभियान चला के ऐसे लोगों को जब तक मुंह नहीं कुचलेगा, इसके धाराशाही नहीं होंगे, तब तक यह दूसरी घटना है गरीबों के प्रति अत्याचार, ये तब तक रुकेगा नहीं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, एक स्ट्रीट वेंडर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती हूं जिसकी दुखद मौत हो गई है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रचनात्मक बातचीत शुरू करके जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता को जाहिर करती हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्रीनगर में रेहड़ी लगाने वाले अरविंद कुमार के आतंकी हमले में हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। ये आम नागरिकों को निशाना बनाने का एक और मामला है। अरविंद कुमार श्रीनगर कमाई और अफसर की तलाश में आए थे और यह अफसोस की बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। वहीं अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाती अनीस उल इस्लाम को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। अनीस को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत विशेष प्रावधान का इस्तेमाल कर नौकरी से निकाला गया है। अनीस
शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर था। केरल में बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के बारिश में फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया गया कि भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त टीवी पर 4 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इडुक्की, कोट्टयम और पत्तनमथिट्टा और कोच्चि की है। वहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो केरल पर किस तरह से आसमानी आफत बरसी है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। इडुक्की, कोट्टयम, कोच्चि, हर जगह भारी बारिश वहां पर नजर आ रही है। सड़क पर समंदर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भारी बारिश हो रही है। एक बस गाड़ी वहां पर जो सड़क पर खड़ी की गई थी, वो पानी के तेज बहाव में दूर तक बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस भारी बारिश की वजह से कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश वहां पर की जा रही है। केरल के कोट्टयम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर दिया। कोट्टयम बारिश की वजह से वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक बस पानी में डूबी दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो केरल के कोट्टयम से तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से तेज बारिश वहां पर हो रही है और आम लोगों की जिंदगी थम सी गई है। पानी का इतना तेज बहाव है कि सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी अब पानी के इस बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। तो भारी बारिश से काफी तबाही केरल में देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां देश में मानसून की विदाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप केरल में देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने वहां पर आम लोगों पर कहर बरपाया हुआ है। केरल के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनु भारत का। मनु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात केरल में बन गए। अभी क्या स्थिति है, क्या बारिश वहां पे रुक गई है, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? राज्य में सामान्य रूप से बारिश अभी कम हुआ है, लेकिन जो पिछले 2 दिन का जो बारिश के वजह से हमें बहुत नुकसान हो चुका है। इधर 10 अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल सोर्सेस 10 लोगों का मृत्यु हो चुका है जी, और 40 लोग अभी भी लापता है। इसके लिए भी रिलीफ ऑपरेशंस के लिए हमारा सेना लोग है, ऑफिसर्स है, और एनडीआरएफ की टीम भी अभी शामिल है। 2 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, बहुत नुकसान हो गया, कोट्टयम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। उधर ये कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में कुटिकल नामक एक जगह है, उधर अभी भी 8 लोग मिसिंग है। उनके लिए अभी सर्च ऑपरेशंस चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी उधर स्टेशन है। और कांजरापल्ली में बहुत सारे लॉसेस हुआ है, घर वगैरह डैमेज हो चुका है। मणिमला में लोगों ने स्ट्रैंडेड हो गया है, कोई जगह में पानी के वजह से उनका रोड लिंक्स वगैरह मिसिंग हो चुका है। और त्रिवेंद्रम उस जगह में लोग जो लोग घर में थे, उनका घर डिमोलिशन हो गया है, जो बारिश के वजह से इन कोकयार, इडुक्की कोकयार 7 घर का पूरा नाश हो गया है। ठीक है मनु,
में अभी सेना का जो मदद मिल रहा है लोगों को, जो खाना अब फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश ने वहां पे आम लोगों पर कहर बरपाया हुआ है। केरल के कोट्यम की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है। कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोट्यम में इतनी बारिश हुई कि घर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। सड़कें नदियां बन गई हैं। जो भी सामने आया इस बहाव के आगे, आप देख सकते हैं किस तरह से वो बहता हुआ नजर आया। पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी पानी में डूब गई हैं। नदियां भी सभी उफान पर आ गई हैं, जो अपने साथ पुल को बहा ले गई। एक मकान भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी है। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले 2 दिन अभी और लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ा सकते हैं। वहीं केरल के कोट्यम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ जिलों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर दिया है। बारिश और बाढ़ से अभी तक इतना कोहरा मच चुका है कि कुछ जगहों पर लोगों की जान पर ही बनाई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें एक बस पानी में डूबी हुई दिखी। उस बस का आधा हिस्सा पानी में और आधा इसके ऊपर दिखाई दिया, लेकिन लोगों की सांसें इसलिए अटकी रह गई क्योंकि उसके अंदर यात्री भी सवार थे, जिन्हें एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस काम में देर तो लगी, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी बारिश की वजह से एक बस पानी में फंस गई। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित इस बस से बाहर निकाल लिया गया है। तो केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना और वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। कोट्यम में जहां चट्टान खिसकने से मलबा सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 तस्वीरें केरल के कोट्यम की है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग उसमें फंसे हुए हैं। यही नहीं, एक बस भी बारिश में फंसी हुई नजर आ रही है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बस से निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सके। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें केरल के पत्तनम मथिट्ठा से भी सामने आई है। वहां बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। एक कार की आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसकी छत ही नजर आ रही है। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं और पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया है। यही नहीं, कुछ इसी तरह की परेशानियां एक दूसरे इलाके के लोगों को भी उठानी पड़ी है। वहां सड़कें तालाब बनी हुई दिखी, जिन पर कई गाड़ियां फंस गई हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक कार पानी में फंसी हुई दिखी, जिसे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने राहत बचाव दल की मदद की। उन्होंने पानी में फंसी उस कार को बाहर की तरफ पूरे जी जान से खींचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का कहर, बारिश का कहर, आसमानी आफत केरल पर टूट पड़ी है। वहीं केरल के इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है। इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे पड़े थे। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई लोग कहा जा रहा है कि इस बारिश की वजह से लापता हो गए हैं, जिनको तलाशने का काम एनडीआरएफ की टीम से वहां लगातार काफी तेज गति से किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मदरसों को अनुदान देने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।
और मदरसों को आर्थिक मदद देने के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राजस्थान सरकार ने प्राथमिक स्तर के मदरसों को 15 लाख और 10वीं स्तर के मदरसों को 25 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी ने राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध किया और मदरसों को मदद करने पर सवाल उठा दिए। साथ ही वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट कर राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत सांप्रदायिक पहल। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस 15 से 25 लाख रुपए प्रति मदरसा। राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग। राजस्थान सरकार के मदरसों को आर्थिक मदद के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साध ली है। उनसे कई बार इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। गहलोत साहब नमस्कार। कुछ नहीं मैं गहलोत साहब बड़ा मुद्दा बना रही बीजेपी। क्या हाल है? जो मदरसों को आप अनुदान दे रहे हैं गहलोत साहब, मदरसों को जो अनुदान दे रहे हैं उस पर बड़ा मुद्दा बना रही बीजेपी। वहीं बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर समुदाय का विभाजन करने का आरोप लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी खजाने से जो वहाँ के मदरसे हैं राज्य के, उनको 90% यानी 25 लाख रुपए तक देने की घोषणा की है, अनुदान देने। देखिए, राजस्थान सरकार यानी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के उस सिद्धांत पर चल रही है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जिस एक सेकुलर देश में यदि आप इस तरह से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन करेंगे और मदरसों को इस प्रकार की छूट देंगे, ये छूट मदरसों को सिर्फ नहीं दे रहे हैं, मदरसों में जिस तरह की शिक्षा हो रही है जो मुख्य धारा से अलग है, सीबीएसई के सिलेबस से, एनसीईआरटी की पुस्तकों से अलग रहकर जो कट्टरपंथियों को पैदा किया जा रहा है, इससे दो पहचान पैदा हो रहा है और दो राष्ट्र बनने से पहले दो पहचान पैदा होता है। कांग्रेस पार्टी इस देश को फिर से समुदायों में विभाजन कर रही है, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी अविलंब वापस ले, नहीं तो उसे जबरदस्त प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल क्या, लेकिन जो राजस्थान सरकार का कहना है वो मदरसों को आधुनिकीकरण उनका कराना चाहती है, इस वजह से पैसा दिया गया, तो आधुनिकीकरण होगा तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। देखिए, मदरसों को मुख्य शिक्षा की धारा में लाने के लिए उन्हें सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है। पहले उसके सिलेबस को निर्धारित करें। जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है उनको बीएड किए हुए शिक्षकों को जैसे अन्य विद्यालयों में नियुक्ति होती है वैसे नियुक्ति करें। छात्रों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करें। छात्रों की परीक्षा को रेगुलराइज करें। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और उस फैसले को शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए उठाया गया कदम बता दिया। सभी शिक्षण संस्थानों का विकास करना सरकार की जिम्मेवारी है। मदरसा भी उर्दू की शिक्षा का एक सेंटर है। सभी के लिए बराबर विकास किया जाए, इसीलिए मदरसों का भी विकास का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये आरएसएस बीजेपी की एक फितरत है कि हर चीज़ को सांप्रदायिकता के नज़रिए से देखने की, चश्मा से देखने की, ऐसा कुछ है नहीं। वहीं मदरसों में काम करने वाले टीचरों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सरकार से उन्हें नियमित करने की उन्होंने मांग भी की है। सर, ग्रांट देने का हम स्वागत करते हैं, वेलकम है सरकार का अच्छा निर्णय है, क्योंकि मदरसों का भौतिक जो स्थिति है धरातल के ऊपर वो काफ़ी कमजोर है। सरकार ने उसके ग्रांट दिए, उसका स्वागत है। लेकिन जब सरकार ग्रांट दे सकती है तो इस केडर को जो हमारे साथ में मिनिमम अल्प मानदेय मिलता है 8,000, 7,000, 9,000 रुपये में हम लोग तनख्वाह कैसे तो हमारा जीवन यापन करेंगे, किस तरह से हम परिवारों को पालेंगे,